जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, हमारी 11वीं कक्षा हिंदी दुख कहानी की प्रस्तावना हमने पढ़ी थी। मैंने आपको एक कहानी बताई थी। प्रस्तावना जो कि पढ़ना बाकी हाँ अभी, पर दुख कहानी के जरिए मैंने आपको कहा था कि हम कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं और कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर सुखी हो जाते हैं। तो जो बात छोटी होते हुए वो भी दुखी करती है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए और छोटी छोटी बातों से हमेशा खुशियाँ हासिल करनी चाहिए। देखा था ना कि एक व्यक्ति है जिसे सब कुछ मिला है पर एक छोटी सी बात के लिए अपने आप को दुखी मानकर रूठ जाती है। और एक छोटा लड़का है, छोटी सी खुशी की बात है पर इतना खुश हो जाता है मानो जिंदगी उसे मिल गई हो। तो जिंदगी एक बार मिलती है हमें, इसलिए हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और जिंदगी को खुशियों से भर देना चाहिए। चलिए हम प्रस्तावना देखने के बाद हमारी जो कहानी है उसका कथन करेंगे। तो यशपाल जी का हम परिचय देंगे। यशपाल का जन्म पंजाब के कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई, उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार है। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्माभूत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत पुरस्कार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कहानी आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है, मतलब यशपाल जी की। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर दुख भरी परिस्थितियों की का जो तुलनाकार कहानी का नायक है। चलिए कहानी का नायक है हमारा दिलीप। शुरू करते हैं। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, भरोसा मतलब विश्वास, सर्वापेक्षा मतलब सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है तब मन वितृष्णा से भर जाता है। एक पाठ से प्रश्न पूछा जाता है, मन वितृष्णा से कब भर जाता है? तो हमारा उत्तर क्या है कि जब मनुष्य किसी पर खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा भरोसा करता है और वही हमारा तिरस्कार करे, वही हमारा अपमान करे, उस दिन हमारा मन वितृष्णा मतलब दुख से भर जाता है। वितृष्णा मतलब दुख। मन दुख से कब भर जाता है? जब हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही हमारा अपमान करता है, वही हमारा तिरस्कार करता है, उस दिन हमारा मन दुख से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं कि ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मर जाए। शब्दों में तो बयां भी नहीं कर सकते, इतना दुख होता है जब सबसे ज्यादा भरोसा हम जिस पर करते हैं वही हमारा तिरस्कार करता है। तब दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। दिलीप पति है, हेमा पत्नी है। वह उसका कितना आदर करता था, पत्नी की पर आदर करता था हमेशा। कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति ऋण मुक्त था, मतलब कि तुम हो इसलिए मैं हूँ, इतना उससे घुल मिल गया था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से कि लोग कहते हैं कि अति प्रेम करता है। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल
दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर उठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई। तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। क्षोभ दुख कि दुख का अंत न रहा दिलीप के मन में। कब कि एक बार दिलीप अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने चला जाता है और हेमा नाराज हो जाती है, रूठी रहती है पूरा एक दिन और उसके बाद दूसरे दिन मायके चली जाती है। उस दिन दिलीप को ऐसा लगा कि हेमा पर तो मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इतना भरोसा किया और वही मुझे नहीं समझती। उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझसे रूठकर चली गई और दिलीप का मन जो है दुख से भर जाता है। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। सितंबर महीना हमारा 9वां महीना है ना, अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। बैठक थी तो खिड़कियाँ खुली न थी पर पर्दे आड़े कर दिए थे। वितृष्णा और ग्लानि के में समय स्वयं यातना बन जाता है। आपको पता है कि जब हमारा मन भारी होता है, मन में दुख होता है, उस वक्त समय कटता नहीं है, समय भारी बन जाता है हमारे लिए। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का प्रयत्न करने लगा। एक मिनट मानो बीतती ही नहीं थी और तब उसे लगा कि समय बीतता ही नहीं, चलो सो जाओ। सोने का प्रयत्न करता है दिलीप। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरने चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंख को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा कि जो है उनका भाई जीने पर से मतलब सीढ़ियों पर से उनका भाई नीचे आ रहा था। धम धम आवाज़, लकड़ी की सीढ़ियाँ थी ना, तो धम धम आवाज़ आई। जैसे ही सोने का प्रयत्न किया उनका भाई सीढ़ियों से नीचे आया और आलस भरी आंखों से उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाजत दी। आंखें बंद की, ले जाओ, ऐसे इशारा किया और फिर आंखें बंद कर ली सोने के लिए। दीवार पर टंगे क्लार्क ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने को सूचना दी। क्लार्क मतलब जो घड़ी थी ना, घड़ी 6 बार टक 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 हुआ, मतलब 6 बजने का इशारा किया। दिलीप को अनुभव हुआ, क्या देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। अब उसे देखा कि बारिश बंद हो गई है, अब तो लोग बाहर बैठेंगे और मुझे जो विषय पसंद नहीं है उसे पर चर्चा करेंगे। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। लोगों से नज़र बचाई, क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि हेमा कहाँ गई तो इसलिए लोगों से नज़र बचाता हुआ, कीचड़ से अपने पैर बचाता हुआ वो एक मिंटो पार्क में चला जाता है। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता? स्वाभाविक है, बारिश के बाद ठंड हो जाती होती है ना, मौसम पूरा ठंडा हो जाता है और पार्क में तो पानी, घास में पानी भरा होता है, तो ऐसे में ठंड से ठिठुरने के लिए कौन पार्क में आएगा? कोई नहीं था पार्क में। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। एकांत था, बेंच के सहारे साइकिल खड़ी की और टोपी उतार नीचे वो बैठ जाता है। सिर में ठंड लगने से, सिर में ठंड लग रही थी क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। मस्तिष्क की व्याकुलता कम हुई, जो दिमाग भारी था ना वो थोड़ा कम हुआ। ख्याल आया, यदि ठंड लगना जाने से बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा।
बैठे बैठे क्या सोचता है पता है कि अगर ये ठंड मुझे लग गई, मुझे सर्दी हुई, बुखार होगा तो मैं अकेला सहन करूँगा, पर मेरी सेवा करने के लिए, अपने दुख में भागीदार होने के लिए मैं हेमा को बुलाऊंगा नहीं, खुद अकेला ही सहन करूँगा। एक दिन मृत्यु दबे पाव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चल जाएगी। कितना सारा सोचता है दिलीप, क्योंकि मन दुख से भरा है। क्या सोचता है कि एक दिन मौत आएगी मेरे सर पर, सांत्वना का हाथ फेरेगी, मेरे देह को, मेरे रोग को, दोनों को लेकर मेरी मौत दबे पांव चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठे उसमें हेमा भी होगी। उस दिन सब रोएंगे कि बेचारा मर गया, अरे मर गया, तो उस रोने वालों में कौन होगा? हेमा भी बैठी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। मैं मर जाऊंगा ना, तो हेमा पछताएगी कि मैंने दिलीप को खो दिया। यदि यही बदला होगा, क्या सोचता है दिलीप? मैं मर जाऊं और वो पछताए, यही बदला है। असल में बात सही नहीं है, गलत है, पर क्या करें, मन पर कंट्रोल नहीं है। हेमा से इतना गुस्सा है, इसलिए ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया कि बस मैं अकेला ही अब दर्द सहन करूँगा, किसी को कुछ नहीं कहूँगा, भले ही मर जाऊँ पर किसी को कुछ कहूँगा नहीं। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। अपनी करवट ऐसे घुमाई और ठंडी हवा खाने के लिए वहाँ बैठा था। समीप 3 फलांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियाँ गुजर चुकी थी। उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर में तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करते हुए गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। 3 फलांग जो मिनटों पार था ना, उसे 3 बड़े कदम की और एक जो है ट्रेन जा रही थी। कितनी ट्रेन गई पर दिलीप का ध्यान नहीं था, क्योंकि आज तो उसका मन भी तूषण से भरा था। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि हेमा कब पछताएगी। पर जब दूसरी ट्रेन गई तो उस पर असर नहीं हुआ, पर जब तूफान जो है मेल, फ्रंटियर मेल एकदम तीव्र वेग से निकलती है ना, तो उसकी आवाज़ तो बहुत भारी थी। तब दिलीप को लगा कि वो कितने बजे ये ट्रेन निकल गई, और उसने देखा कि लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाली तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। और उस वक्त रात के 9:30 बजे थे। 6 बजे निकला था, 9:30 बजे तक वो वहाँ पार्क में बैठा था। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया कि उसने देखा कि अब तो मुझे ही मेरे दुख का सामना करना है। थोड़ा मन हल्का हुआ, वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागो बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे की ओर, टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। निष्काम मतलब कोई आ जाना ही नहीं था, प्रकाश की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो प्रकाश दे रहे थे। खंबे की बिजली। निर्विकार मतलब बिना किसी स्वार्थ के ही वो अपनी रोशनी प्रदान कर रहे थे। मनुष्यों के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य करते थे। पतंगे मतलब पंखुड़ी वाली छोटी छोटी जीव जंतु होते ना, वो बिजली के आसपास प्रकाश में वर्तुलाकार गोल 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 घूम रहे थे और जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा, कोई इतना घूम रहा था तो कोई इतना घूम रहा था तो कोई इतना घूम रहा था, बना रहा था। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे।
एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। जो वह लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। जब हम रात में निकलते देखिए खुद की परछाई, जब दिलीप निकलता है तो उसकी परछाई पहले आगे दिखाई देती थी, थोड़ा आगे चला जाए तो उसकी परछाई पीछे चली जाती थी। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई, परछाई मतलब परछाई दिखाई देती। वृक्ष की टहनियाँ मतलब डालियाँ, उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों से उत्तर दे रहा था। जो भीगा पत्ता था ना नीचे गिरा हुआ, वो भी उसमें प्रकाश पड़ रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। क्योंकि फिलहाल तो आने जाने वाला कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था, मनुष्य कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी बिजली अपना प्रकाश दे रही थी, पतंगे भी निरंतर चक्कर लगाए जा रहे थे, पेड़ के पत्ते रोशनी से चमक रहे थे, परछाई अपना काम कर रही थी। भले ही मनुष्य नहीं है, पर दुनिया, सृष्टि, प्रकृति वो तो अपना काम करती ही जा रही थी। बिना मनुष्य के भी प्रकृति चलती रही थी, कितनी व्यस्त थी प्रकृति, ऐसा दिलीप ने सोचा। आज हम यहाँ तक देखेंगे, भाग 1 में कल आगे दूसरा भाग देखेंगे। जय श्री कृष्ण।